AF29 हिंदी। लियोनेल बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मंच से उछल पड़ा। हालांकि उसे ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसे एहसास हुआ कि कोई तो वजह होगी कि दूसरे लोग उसे निशाना बनाने की हिम्मत क्यों कर रहे थे। बस यही वजह थी कि ठीक इसी तरह का एक गोल मौजूद था। छोटे छोटे धूसर प्लेटफॉर्म बड़े प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़े। एक ही झटके में न सिर्फ धातु का वह जानवर गायब हो गया, बल्कि वे सब उसकी ओर गिर पड़े। विशाल मंच का विस्तार हुआ। जल्द ही इसकी चौड़ाई और लंबाई लगभग 200 मीटर हो गई, लेकिन इस तरह की स्थिति लियोनेल को परेशान कर रही थी। इन परीक्षणों में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस तरह का मंच बड़ा लग सकता है, लेकिन 200 मीटर 40,000 वर्ग मीटर, यानी एक व्यक्ति के लिए 200 वर्ग मीटर जगह बचती है। आखिरकार जब गणित का हिसाब लगाया गया तो सबको 14 गुना 14 मीटर का क्षेत्र मिला। इसे ज्यादा जगह कैसे माना गया? लियोनेल, जिसने धनुर्धर का मार्ग अपनाया था, वह एक बहुत बड़ी असुविधा में था। लियोनेल की निगाहें अचानक झपक उठीं। वह क्या है? बड़े प्लेटफॉर्म की ओर गिरते हुए अपने खतरे को भांपते हुए लियोनेल ने तुरंत अपने लिए सबसे चतुर रास्ता चुना और उन लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो उसे खतरा बन सकते थे। बेशक इस श्रेणी में आने वाले सभी लोग वे थे जिन्हें परफेक्ट रेटिंग मिली थी। हालांकि ऐसा करते हुए लियोनेल को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे दंग कर दिया। उनमें से हर एक के सिर के ऊपर प्रकाश के 2 गोले मंडरा रहे थे, जबकि किसी और के सिर के ऊपर ऐसा कोई गोला नहीं था। ये उनके द्वारा अर्जित स्टार पॉइंट्स ही होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि एलिमिनेशन राउंड के दौरान इन्हें चुराया जा सके? लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा होना ही था, वरना वे अभी क्यों दिखाई देते? यदि उसने ऐसी बात देखी तो अन्य लोग कैसे नहीं देख पाएंगे? उस मामले में लियोनेल के पैर अभी बड़े भूरे मंच पर भी नहीं पड़े थे कि उसने अपना धनुष खींच लिया। उसके धनुष के चारों ओर एक हल्की सी शक्ति छा गई, जिससे वह हल्की सी चमक के साथ चमक उठा। हालांकि अगले ही पल सामान्य सी दिखने वाली रोशनी हवा की हरी चमक के साथ पीली बिजली की हल्की चमक के साथ कड़कने लगी। लियोनेल अब तक अपने दस्ताने के खजाने की क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि उसकी शक्ति सीमित थी। लेकिन प्रबलित तीर को अनलॉक करने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। लियोनेल को एक और बात का एहसास हुआ। इतनी बंद जगह में होने से उसे नुकसान तो हो रहा था, लेकिन एक बड़ा फायदा भी था। जो लोग जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर उतरने वाले थे, उनमें से कोई भी उससे सुरक्षित नहीं था। प्रबलित तीर, शू, तेज हवा और कड़कती बिजली की आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। सबका ध्यान पूरी तरह इस बात पर था कि वे प्लेटफॉर्म पर कहां उतरेंगे और उनके आसपास कौन कौन दुश्मन होंगे। वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि कोई न सिर्फ हवा में ही हमला करेगा, बल्कि उनसे 100 मीटर दूर किसी पर भी हमला करेगा। जन्मजात ताकत वाले 2 राक्षसों में से एक लियोनेल की हरकतों से पूरी तरह अचंभित रह गया। उसे कैसे उम्मीद थी कि इस समय उसे निशाना बनाया जाएगा? सदमे में उसने अपनी प्रतिक्रिया में लियोनेल के तीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि मलिन ट्रायल्स के नियम अभी भी उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहे थे, जिससे वह भयभीत हो गया। उसने भौतिक जड़ पर कोई कौशल अंक खर्च नहीं किए थे, और अगर खर्च भी किए होते तो भी इस स्थिति में इस्तेमाल होने वाले युद्धाभ्यास उसके लिए बहुत महंगे थे। राक्षस के हृदय में असंतोष और अनिच्छा की भावनाएं उमड़ पड़ीं। यहाँ उपस्थित लोगों में से कौन अपनी पीढ़ी का नायक नहीं था? वे सभी अपने अपने साम्राज्य के शिखर पर थे। इस तरह मरना, और वह भी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल न कर पाने के बावजूद, वह हार मानने को तैयार नहीं था। दानव भगवान की खोपड़ी में एक खूनी छेद हो गया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सिर के ऊपर प्रकाश के 2 गोले टिमटिमा कर गायब हो गए तथा पुनः लियोनेल के ऊपर प्रकट हो गए। एक जोरदार धमाके के साथ लियोनेल प्लेटफॉर्म पर गिरा। यह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके पास निशाना लगाने और एक ही तीर चलाने का समय था। हालांकि उसे जो लाभ हुआ वह अकल्पनीय था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी स्टार पॉइंट्स कमाने का मौका मिलेगा। अब उसे बस 5 स्किल पॉइंट्स की जरूरत थी और वह ब्लैक स्टार को हिलने डुलने की क्षमता दे सकता था। जब लियोनेल को लग रहा था कि उससे फायदा हुआ है, तभी अचानक उसका दिल ठंडा पड़ गया। इतने समय बाद भी आदिम मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां उसकी रगों में दौड़ रही थीं, जिससे उसे लग रहा था कि वह आसन खतरे में है। लियोनेल ने ऊपर देखा तो पाया कि बहुत सी आंखें उस पर टिकी थीं। चाहे वो राक्षस हो या इंसान, ज्यादातर लोगों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया हुआ था। तभी लियोनेल को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दबाजी में काम किया होगा।
अगर उसे अपने फायदे और नुकसान का एहसास था तो दूसरों को कैसे नहीं होगा। लियोनेल को सबको चौंका देने में फायदा हो सकता था, लेकिन अब उसे सबसे खतरनाक माना जा रहा था, चाहे ये वास्तविकता हो या न हो। हर किसी को एहसास हो गया कि यदि वे अब लियोनेल से मुंह मोड़ लें और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, तो कौन कह सकता है कि वे उसके किसी गुप्त हमले का शिकार नहीं बनेंगे। बात यही खत्म नहीं हुई। सबको एहसास हुआ कि लियोनेल के सिर के ऊपर अब 2 स्टार पॉइंट तैर रहे थे। उसे अभी मारने से न सिर्फ उन्हें भविष्य में फायदा होगा, बल्कि जो भी ऐसा करेगा उसे 2 स्टार पॉइंट मिलेंगे। ऐसी चीज का फायदा अकल्पनीय था। लियोनेल ने धीरे से एक कदम पीछे हट लिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अब और पीछे नहीं हट सकता। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह प्लेटफॉर्म के किनारे पर था। सच तो यह है कि इस समय वह यही चाहता था कि वह किनारे पर ही रहे। दुर्भाग्यवश, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता था कि वह बड़े वर्गाकार मंच के बीच में था, फिर भी वह उसके निचले किनारे से लगभग 40 से 50 मीटर दूर था और निकटतम किनारे से 100 मीटर से अधिक दूर था। अचानक उसे चारों ओर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। लियोनेल को अपनी त्वचा में झुनझुनी महसूस हुई, उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसकी त्वचा पर सुइयां चुभ रही हों। अपने जीवन में वह कभी इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं फंसा था। 200 से ज्यादा कुलीन वर्ग की नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि बाकी स्टार पॉइंट मालिकों को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। मानव स्वभाव ऐसा ही था। समूह विचार की प्रक्रिया, जनसमूह का उत्पीड़न। एक बार जब कुछ लोग लियोनेल पर अड़े रहे और 1 इंच भी नहीं हिले, तो दूसरे भी उनके पीछे हो लिए। जल्द ही उनमें से सबसे धीमे व्यक्ति को भी इस मामले के पीछे की सच्चाई का एहसास हो गया। तब तक वे सिर्फ उसके आसपास के लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे थे, बल्कि यह सोचने लगे थे कि वे अपने लिए कैसे फायदा उठा सकते हैं। लियोनेल को इतना घुटन महसूस हुआ कि उसके घुटने हल्के से कांपने लगे। उसने अपने धनुष पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की और अपने दिल की धड़कन को शांत करने की पूरी कोशिश की। लियोनेल को ऐसा महसूस हुए काफी समय हो गया था। माया मकबरे में बिताए शुरुआती कुछ हफ्तों के बाद उसने धीरे धीरे अपनी युद्ध इच्छा और हृदय को शांत करना शुरू कर दिया था। अब तक वह कई लड़ाइयां लड़ चुका था और उनमें से कई में अग्रिम मोर्चे पर रहा था। हालांकि आज उस पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। खुद पर काबू न रख पाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो। दमन जारी रहा। ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल के आसपास के लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह उनकी ताकत के आगे पूरी तरह से टूट न जाए। 200 से ज्यादा दानव प्रभु स्तर और उससे भी ऊंचे स्तर के लोगों का संयुक्त दबाव झेलना किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा था। यहां तक कि राजा आथ या मोड्रेट जैसे स्तर का व्यक्ति भी ऐसे क्षण में कमजोर महसूस कर सकता था। दूर से राजा आथ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम्हारा सारा पुराना अहंकार कहाँ गया? अब तक लियोनेल के कारण उसे कई शिकायतें झेलनी पड़ी थीं। एक ऐसे बिगड़ैल बच्चे को, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, ऐसी स्थिति में देखकर उसे असीम संतुष्टि मिली। लियोनेल का खून धीमा पड़ गया और उसका धनुष हर पल भारी होता जा रहा था। सिर्फ सन्नाटा ही उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था, मानो उसे पागल कर देने पर तुला हुआ हो। उसके पूरे शरीर में एक सुन्न-सी सनसनी फैल गई और उसकी सांसों में रुकावट बढ़ती ही गई। जल्द ही उसे लगा जैसे वह सांस ही नहीं ले पा रहा है, मानो दुनिया में उसके फेफड़ों को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हवा ही नहीं है। लियोनेल ने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। सच तो ये था कि वह हमेशा से ही एक साहसी व्यक्ति था। वह ऐसा कैसे ना होता। वह अपने पैराडाइज द्वीप से धरती की गगनचुंबी इमारतों पर स्काई डाइव लगाता था। अगर यह साहस नहीं था तो फिर क्या था? वो ऐसे ही थे, साहसी, आत्मविश्वासी। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें हमेशा अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, भले ही वो खुलेआम अहंकार के तौर पर न दिखता हो। माया मकबरे तक कितने लोग अपने डर को दूर कर उस अनजान दुनिया में अकेले प्रवेश कर पाए? कितने लोग दूसरों के पहले जागने का इंतजार करते, या अपनी पहली लड़ाई में भाग लेने के बाद डर से कांप उठते? यद्यपि उस समय लियोनेल के कार्य उसकी हत्या करने की अनिच्छा से दागदार प्रतीत होते थे, लेकिन पहली और सबसे स्पष्ट परत के नीचे साहस और बहादुरी की गहराई छिपी हुई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अब ये सब ढह रहा है। यह अचानक और अप्रत्याशित था। ये बिना किसी चेतावनी और पूर्वाभास के आया। जीवन में चीजें बस ऐसे ही चलती हैं, लेकिन साथ ही यह उन अनगिनत विकल्पों में से एक और विकल्प था जो किसी को अपने रास्ते पर चुनने पड़ते हैं।
क्या यही मेरी मृत्यु होगी? लियोनेल के मन में जीवन में तीसरी बार यही विचार आया। पहला तब था जब माया मकबरे की बलि देने वाली कुंवारी ने उसके गले में हाथ डाले हुए थे। दूसरा तब था जब वह लामोरक से लड़ रहा था, जिसकी नज़र अब भी उस पर थी। और तीसरा तब था जब पहली बार उसने मौत को गले लगाया। यह एक ऐसी शर्म थी जो अब भी उसके कंधों पर थी, जिसका सामना उसे अभी खुद करना था। दूसरी बार वह तैयार नहीं था, लेकिन आज तक उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे बच गया। ऐसी किसी चीज का श्रेय लेना उसके लिए बहुत बुरा था। आखिरकार उसकी किस्मत अच्छी थी। और अब तीसरी बार क्या वह फिर से खुद को नाकाम कर देगा? क्या यही वो चुनाव था जो वह करना चाहता था? लियोनेल की धनुष पर पकड़ और मजबूत हो गई। वह अनिच्छुक था। लियोनेल ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और चिल्लाया। उसकी आवाज न तो शब्दों जितनी सुरीली थी और न ही दहाड़ जितनी जोरदार। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सीने के अंदर से कुछ निकाल रहा हो, उसे खुद से बाहर धकेल रहा हो, जब तक कि उसका उससे कोई लेना देना न रह जाए। मौत जैसे शांत माहौल में अचानक हुई इस आवाज ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। जब तक लियोनेल ने एक बार फिर अपना मुंह बंद किया और अपनी निगाहें आसपास मौजूद लोगों की ओर घुमाईं, तब तक उसकी निगाहों में मौत जैसी शांति लौट आई थी। अटलता। उसे डर महसूस करने में कोई शर्म नहीं थी, लेकिन अगर उसने इसे अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो उसे निश्चित रूप से शर्म आती। लियोनेल के सिर पर कांसे का एक प्रभामंडल चमक रहा था। हालांकि इस पल ऐसा लग रहा था मानो बैंगनी रंग पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लियोनेल के बाकी रून्स सक्रिय न होने पर भी उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की हो गईं, और उसके बाल उसकी स्थिर आभा के नीचे बेतहाशा लहरा रहे थे। उस क्षण लियोनेल के शरीर से एक अदम्य शक्ति फूट पड़ी। उसकी एकाग्रता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई और उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और दृढ़ हो गई। हालांकि उसे तब इसका एहसास नहीं हुआ, उसके काले भाले की जंजीरें बेतहाशा झंझनाने लगीं मानो वह भी उसकी आभा की प्रचंड हवाओं के नीचे खड़ी हो। जब उसका मन शांत हुआ तो उसे लगा जैसे वह मूर्ख है। यह कोई मौत की लड़ाई नहीं थी, न ही उसे अपने सामने इन सभी लोगों को मारना था। अगर वे सब उसे मारना भी चाहते तो क्या हुआ? उसे बस 9 और को मारना था। जब तक उनमें से 9 उसके या दूसरों के हाथों मर जाएं, वह बच जाएगा। लियोनेल ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और प्रत्येक मौन क्षण के साथ उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। वह अब भी अपने कंधों पर दबाव महसूस कर सकता था। ऐसा कैसे न होता? ये सब अस्तित्व थे जिनसे उसे पूरी तरह लड़ना था, भले ही वो एक एक करके ही क्यों न हो। जब इतने सारे लोग हों तो और भी क्या। हालांकि वर्तमान में उसके लिए दबाव की मात्रा अब मायने नहीं रखती। उसका तीर ही वह धार होगी जो सब कुछ चीर देगी। उसे एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके व्यवहार ने सब कुछ कह दिया। लियोनेल के अचानक बदलाव ने उन सबको चौंका दिया। अपने अनुभव के बावजूद उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि लियोनेल को उनकी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं थी। चूंकि वे स्तब्ध खड़े थे, इसलिए वह पहल करेगा। उसका यहां खड़े होकर मरने का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। लियोनेल ने तुरंत स्टैक्ड शॉट सक्रिय कर दिया और एक के बाद एक 2 तीर चला दिए। तीर के जमीन पर उतरने से पहले ही लियोनेल को 3 बातें समझ में आ गईं। मेरे मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर की तीक्ष्ण आभा मेरे तीरों को अतिरिक्त तीक्ष्णता और शक्ति प्रदान करती है। मेरे लाइनेज फैक्टर के सक्रिय होने से इस स्थान के नियमों का प्रतिबंधात्मक प्रभाव कम से कम आधा रह गया है। मैं कम से कम अगले 5 मिनट तक अपने कौशल की सीमाओं को मोड़ सकता हूं। उसी क्षण लियोनेल को समझ आ गया कि क्षमताओं के साथ साथ ये जगह उसके वंश तत्व को भी सीमित नहीं कर सकती। बस एक ही समस्या थी कि उसकी सहनशक्ति सामान्य से ज्यादा तेजी से कम हो रही थी, क्योंकि उसका वंश इन प्रतिबंधों का डटकर मुकाबला कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं। लियोनेल को लगा कि 5 मिनट ही काफी हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लियोनेल सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा। हालांकि उसके आसपास खड़े राक्षस और इंसान सभी युद्ध के मैदान के अनुभवी थे। इसके अलावा अब जब लियोनेल हवा में होने का लाभ खो चुका था, तो जाहिर है कि उनके पास अपने कार्यों का कहीं अधिक संभावित प्रतिवाद था। फिर भी लियोनेल द्वारा लक्षित 2 राक्षसों में से एक, जिसने अपने पसंदीदा हथियार के रूप में 2 खंजर चुने थे, लियोनेल के प्रहार को रोक नहीं पाया और उसके गले में खूनी छेद हो गया। हालांकि दूसरा, जिसके पास एक चौड़ी तलवार थी, आखिरी क्षण में उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। उस पल इंसान झिझक रहे थे। क्या ये वाकई उचित था कि वे एक साथी इंसान पर हमला करें, जबकि यह साफ था कि लियोनेल राक्षसों को निशाना बना रहा था। लियोनेल बिल्कुल यही चाहता था।
अगर उसका बस चलता तो वह किसी दूसरे राक्षस पर किसी छोटे हथियार से हमला कर देता। उसे साफ पता था कि उसे रोकना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि उसने कई वजहों से ऐसा नहीं किया। पहली बात तो ये कि उसकी असफलता ने सबके लिए उसके खतरे को कम कर दिया। दूसरी बात यह उसके आसपास के लोगों का सवाल था। लियोनेल के 20 मीटर के दायरे में कुल मिलाकर 4 इंसान और 6 राक्षस थे। साथ ही लियोनेल को पता था कि वह इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह एक युद्ध छेड़ दे। इस अफरा तफरी में 9 और या यूं कहें कि 8 और को मारना कहीं ज्यादा आसान होता। उस स्थिति में उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। चौड़ी तलवार लिए राक्षस लियोनेल के तीर की ताकत से पीछे हट गया। उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी पीठ पूरी तरह से नंगी हो गई है और वह उन इंसानों के समूह की ओर लड़खड़ा रहा था जो बेचैन थे। लियोनेल ने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि उसकी रणनीति काम करेगी या नहीं। आज ही उसने एक बार यह सीख लिया था कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी आप कल्पना करते हैं। अगर ऐसा होता तो वह आज इस हालत में नहीं होता। हथेली घुमाते ही कई मछलियों के शल्क प्रकट हो गए। उसने उन्हें एक के बाद एक सक्रिय किया और एक ही सांस में अपने शरीर पर 3 फोस्किन्स की परत चढ़ा दी। दुर्भाग्य से लियोनेल सही था। लड़खड़ाते राक्षस पर वार करने का मौका हाथ से जाने देने के बजाय इंसान पीछे हट गए। कई मायनों में लियोनेल उनके फैसले को समझ सकता था। कोई भी इस लड़ाई को असली जंग में बदलने वाला नहीं बनना चाहता था। साथ ही राक्षस उनके साथी नहीं थे, इसलिए उनका बदला लेने का कोई दायित्व नहीं था। क्या उनके लिए बेहतर नहीं था कि वे आराम से बैठकर किसी बेहतर मौके का इंतजार करें? फिर भी लियोनेल बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे। लड़का, वह राक्षस जो लियोनेल के तीर को रोकने में कामयाब रहा था, गुस्से से दहाड़ उठा और पूरी गति से आगे की ओर भागा। दुर्भाग्य से सभी एक ही धीमे और समान दूरी वाले कदमों तक ही सीमित थे। दरअसल अब तक लियोनेल ने 10 से भी कम लोगों को गिना था जिन्होंने अपनी गति पर कौशल अंक खर्च किए थे। जब तक चौड़ी तलवार चलाने वाला दानव लियोनेल के 5 मीटर के भीतर तक पहुंचा, तब तक प्रबलित तीर का ठंडा होना पूरा हो चुका था। लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए, उसकी निगाहें ठंडी उदासीनता से भर गईं। हालांकि एडवांस्ड क्विक रीलोड की बदौलत वह हर 2 सेकंड में एक बार सामान्य तीर चला सकता था, रीइंफोर्स्ड एरो इस श्रेणी में नहीं आता था। इसका कूल डाउन 10 सेकंड का था। अगर यह न होता तो इस राक्षस के लिए उसका तीर रोकना नामुमकिन था। लेकिन क्या लियोनेल सचमुच अपने इतने नजदीक दुश्मन पर अपना मजबूत तीर बर्बाद करेगा? इतनी सीमित तकनीकों वाले धनुर्धर के 5 मीटर के दायरे में घुसना मौत को दावत देने जैसा था। लियोनेल ने अपने गहरे काले धनुष की डोरी खींची। अपनी मौजूदा ताकत के बावजूद वह उसे सिर्फ 50% ही खींच पाया। लेकिन उसकी ताकत के हिसाब से ये काफी था। लियोनेल ने क्रोधित राक्षस को घूरते हुए एक बार फिर बिजली की कड़क सुनाई दी। हालांकि इस बार तीर पर एक अदृश्य कांसे की चमक थी और मानो उसे बनाने वाली धातु किसी उच्चतर अस्तित्व से प्रतिध्वनित हो रही थी। राक्षस स्तब्ध रह गया। खतरे की एक जबरदस्त आशंका ने उसके दिल को हिला दिया। वह उन राक्षसों में से नहीं था जिन्हें स्टार पॉइंट मिले थे। उसके प्रदर्शन से उसे केवल बी ग्रेड ही मिल पाया, और वह भी तब जब उसने अपने से पहले आए राक्षसों का अवलोकन करके कुछ तरकीबें हासिल की थीं। जब उसे एक ऐसे तीर का सामना करना पड़ा जिसका सामना करने के लिए एक राक्षस भी कुछ नहीं कर सका, जिसने स्टार अंक प्राप्त कर लिए थे, तो उसे ऐसा क्यों नहीं लगा कि उसने जल्दबाजी में काम किया है? हालांकि क्या लियोनेल उसकी भावनाओं की परवाह करेगा? शू! राक्षस ने आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत आ गई है। लेकिन कई पल सांस रोकने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। दरअसल उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई निशानेबाज इतनी नजदीक से निशाना चूक जाए, है ना? राक्षस ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ठीक उसी समय उसे अपनी पीठ पर एक क्रोधित और करुण पुकार सुनाई दी। इतना ही नहीं, उसने लियोनेल के सिर के ऊपर 2 और तारा बिंदु भी प्रकट होते देखे। क्या कुछ ही पल पहले उसे लगा था कि वह सुरक्षित है। वह प्लेटफॉर्म के एक कोने में चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे यहां उतारा गया था। वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था कि लियोनेल ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसने सोचा था कि उसके सिर के ऊपर ये 2 तारे दिखाई देने के बाद वह जरूर निशाना बन जाएगा। उसे सचमुच लियोनेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बेवकूफ, बिना किसी योजना के ऐसे धनुर्धर के सामने क्यों घुस रहे हो?
हम राक्षसों की यही समस्या है कि हम ताकत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दिमाग पर नहीं। वरना हम किसी औरत को अपना नेता कैसे बनने देते। राक्षस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपने मन में पहले ही यह निश्चय कर लिया था, इन परीक्षण मैदानों में प्रवेश का उपयोग वह उस कुतिया मोड्रेड से ऊपर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करेगा। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि वह उसकी जांघों के नीचे सवार होगी। बेशक वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इतनी शक्तिशाली रानी का उसके साथ होना इतना बुरा नहीं होगा। क्या वह बेवकूफ मर गया? राक्षस ने ठीक समय पर ऊपर देखा और देखा कि एक चमकती हुई चमक असंभव गति से उसकी ओर आ रही है। उसने बस एक बार पलक झपकाई, फिर भी वह चमक उससे दसियों मीटर दूर से पलक झपकते ही उसके ठीक सामने आ गई। राक्षस का चेहरा बदल गया। उसे भागना पड़ा। जब वह ऐसा चाहता था तो उसकी अभिव्यक्ति फिर बदल गई। धिक्कार है। वह पूरी तरह भूल गया था कि वह प्लेटफॉर्म के कोने पर पहुंच चुका है। वहां बचने की कोई जगह नहीं थी। शू पीसीचू। जब तीर उसके माथे में जा लगा तभी राक्षस को यह एहसास हुआ कि चकमा देना कभी भी कोई विकल्प नहीं था। अगर मौत में कोई तसल्ली होती तो शायद यही कि वह अपनी निराशा में अकेला नहीं था। जिस राक्षस को उसने कुछ पल पहले ही बेवकूफ कहा था, अब वही खुद को ऐसी ही स्थिति में पा रहा था। लियोनेल के धनुष से 5 मीटर की दूरी पर किसी निर्जन स्थान पर खड़ा होना, यह मौत को आमंत्रित करने जैसा था। पीसीचू। मंच पर एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। क्षण भर में ही 5 बाणों के नीचे 4 राक्षस मर गए। ये साधारण सा विचार उन सभी का साझा था, एक पल में दमित होने से लेकर अगले ही पल 3 और लोगों की जान लेने तक। हालांकि वे सबने ये सब देखा था, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। राजा आथा और लामोरक के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें अचानक आए इस बदलाव पर यकीन नहीं हो रहा था। अब न सिर्फ लियोनेल कुछ समय के लिए सुरक्षित था, बल्कि दूसरे लोग भी उसके पीछे आने से हिचकिचाएंगे। वह बहादुरी, वह साहस। जब वह चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था तो उसने अपने से 100 मीटर दूर एक राक्षस को निशाना बनाया। यह एहसास, यह अजीब तरह से वैसा ही था जैसा लियोनेल के कैमलॉट के गेट से बाहर निकलते समय हुआ था। अरे, एक साथ हमला करो। लियोनेल के आसपास के राक्षस पूरी तरह से क्रोधित थे। लियोनेल ने अपनी सांसें स्थिर की, उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं। जितने भी लोग आए, वह उतने ही लोगों का सामना करेगा। दूर से बड़े बुद्ध और मोनेट उदास भावों से देख रहे थे। वे पहले भी कोई कदम उठाने से कतरा रहे थे, लेकिन लग रहा था कि अब उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। उन्हें इंसानों के दुश्मन समझे जाने की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार वे पहले से ही मोड्रेड के झंडे तले थे। जब सभी लोग लियोनेल को निशाना बनाने वाले थे, तभी स्थिति एक बार फिर बदल गई। जो राक्षस लियोनेल की ओर बढ़ने का निर्णय कर रहे थे, वे अचानक जम गए तथा हिलने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। बाद एक छोटी बच्ची की नाजुक आवाज युद्धभूमि में गूंज उठी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके नन्हे से चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। जाहिर था कि उस पल लियोनेल की ओर दौड़े 3 राक्षसों को बांधने में उसकी बहुत थकान हो गई थी। न सिर्फ दूरी ज्यादा थी, बल्कि वे असल में 3 थे। भला उसे संघर्ष क्यों नहीं करना पड़ता? ऐसा दृश्य देखकर लियोनेल का हृदय कृतज्ञता से द्रवित हो गया। उसकी ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति में जरा सी दरार पड़ गई। स्टैक्ड शॉट। भावनाएं एक बात थी, लेकिन लियोनेल अपने कार्यों को पीछे नहीं रहने देता था। एक क्षण में ही राक्षसों के भीतर 2 और खूनी छेद प्रकट हो गए। जिस क्षण उसे केवल एक व्यक्ति को बांधना था, लिटिल नाना का दबाव काफी हद तक कम हो गया, जिससे लियोनेल का शांत होना पूरा हो गया और उसे एक और तीर खींचने में मदद मिली। हालांकि लियोनेल ने ये तीर नहीं चलाया। वह आखिरी बंधी राक्षसी की ओर बढ़ा और अपना खींचा हुआ तीर उसके गले में घुसा दिया। वह उस राक्षसी के चेहरे पर निराशा देख सकता था जो छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बेरहम बनी रहीं। पलक झपकते ही लियोनेल ने 7 तीर मार गिराए और उसके पास अभी भी 3 तीर शेष बचे थे। उसने एक बार फिर अपना धनुष खींचा। उसके खींचे हुए तीर की नोक से टपकता खून और उसके शरीर के चारों ओर बिखरी लाशों के बीच का विरोधाभास एक हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत कर रहा था। उस पल सभी झिझक रहे थे। उस छोटी बच्ची की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। पहले तो सब उसे लेकर आशंकित थे, और अब जब वह लियोनेल की मदद के लिए आगे आई थी तो स्थिति कई गुना ज्यादा जटिल हो गई थी। जब हर कोई हिल गया था और सोच रहा था कि अगला कदम क्या होगा, तभी एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। लियोनेल की भौहें तन गईं। उसका धनुष अभी भी खींचा हुआ था, इसलिए जाहिर है कि यह चीख उसकी वजह से नहीं थी।
उसकी आंतरिक दृष्टि एक निश्चित क्षेत्र पर केंद्रित हुई और उसने पाया कि राजा आर्थर और मोड्रेड दोनों ने एक साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और दोनों ने क्रमशः राक्षसों और मनुष्यों के एक एक सदस्य को मार डाला था। वास्तव में उनके कदम रुके नहीं, बल्कि दोनों ने दूसरे लक्ष्य की ओर धावा बोला। लियोनेल हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तकनीकी रूप से वह अभी भी खतरनाक स्थिति में था। वह किसी भी तरह से खतरे से बाहर नहीं निकला था। मोड्रेड के कार्यों को उचित ठहराया जा सकता था। आखिरकार लियोनेल ने अब तक 7 राक्षसों को मार डाला था। अगर यही हाल रहा तो वह और भी ज्यादा नुकसान में पड़ जाएगी। हालांकि राजा आर्थर के कार्यों में कोई खास दम नहीं था। तीसरी चीख सुनाई दी। 2 लोगों की प्रतियोगिता में मोड्रेड ने एक दूसरे इंसान को मार गिराकर जीत हासिल की। जैसे ही राजा आर्थर की तलवार नीचे उतरी, एक स्तब्ध राक्षसी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया, जिसने आखिरी क्षण में उसे बचा लिया। राजा आर्थर ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन आखिरकार अनिच्छा से अपनी तलवार वापस खींच ली। इसमें कोई मदद नहीं थी। उनके पास लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन मोड्रेड के पास थी। जैसे ही लियोनेल और भी अधिक उलझन में पड़ गया, मलिन की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। लेस देन पहला एलिमिनेशन राउंड पूरा हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन वह अंक वितरित किए जाएंगे। ग्रेटर देन। लेस देन लियोनेल 5.5 अंक। ग्रेटर देन। लेस देन मोड्रेड 2 अंक। ग्रेटर देन। लेस देन नाना 1.5 अंक। ग्रेटर देन। लेस देन आथा 1 अंक। ग्रेटर देन। लियोनेल को अचानक समझ आ गई। ऐसा लग रहा था कि आखिरी मुद्रा यहीं से आई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे कोई कदम उठाएंगे। लियोनेल को तब एहसास हुआ कि ये वध बिंदु जरूर महत्वपूर्ण रहे होंगे। कम से कम इनका इस्तेमाल स्टार पॉइंट्स के बराबर तो था। लेकिन चूंकि लियोनेल ने ऐसा कुछ नहीं देखा था जिस पर वह इन्हें खर्च कर सके, उसने निष्कर्ष निकाला कि यह शायद उस स्टोर टिकट से संबंधित होगा जो उसे पहले मिला था। फिर भी लियोनेल ने इस बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया। एलिमिनेशन राउंड खत्म होते ही अपनी जीत या अपनी जान बचाने की खुशी मनाने के बजाय वह अपनी पूरी रफ्तार से लिटिल नाना की ओर बढ़ गया और अपने लिनिएज फैक्टर के सक्रिय होने के दौरान ढील दी गई पाबंदियों का फायदा उठाते हुए उसके अचानक कदम से कुछ लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि जब उन्होंने अपने चारों ओर सुरक्षा घेरे को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। अगर वे राजा आर्थर के प्रहार को रोक सकते थे तो उन्हें लियोनेल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लियोनेल ने उन्हें एक नजर भी नहीं बख्शा और जैसे ही वह छोटी नाना के सामने आया, उनके पैरों के नीचे फिर से छोटे छोटे चबूतरे बन गए। उसकी इस हरकत की बदौलत वह एक बार फिर काली दुनिया में तैरता हुआ दिखाई दिया और नाना उसके साथ खड़ी थी। लियोनेल उस छोटी बच्ची की तरफ मुस्कुराया। जब उसने उसकी नाजुक भौहों को पसीने से भीगा हुआ देखा तो उसके दिल में एक सुरक्षात्मक भावना पनपने लगी। ऐसा लग रहा था कि इतनी दूर से उसकी मदद करना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। धन्यवाद छोटी नाना। नाना थोड़ा शर्मा गईं, उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में हल्के से गर्व की चमक थी। ऐसा लग रहा था कि वह लियोनेल की मदद करके बहुत खुश थीं। साथ ही लियोनेल के साथ होने से उन्हें दिल में थोड़ी राहत भी महसूस हुई। लियोनेल उससे पूछना चाहता था कि उसके परिवार का क्या हुआ, लेकिन आखिरकार वह हिचकिचाया। उसे लग रहा था कि मार्ग्रेव ने अपनी इंद्रियों का एक अंश उसकी ओर भेज दिया है। जब तक वह यूं ही दिखा दे कि वह उससे यूं ही बातें कर रहा है, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर पोप ने उसे सवाल पूछते हुए सुन लिया तो मुश्किल हो सकती है। लियोनेल ने मन ही मन आह भरी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मौजूदगी ने उस छोटी बच्ची का तनाव थोड़ा कम कर दिया है। फिलहाल वह उसके लिए बस इतना ही कर सकता था। सच तो यह है कि वह उसे खंडित घन में प्रवेश कराना चाहता था, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था कठिन हो जाती। जब खंडित घन के भीतर केवल लिटिल टॉली था तो वह अपना छोटा आकार बनाए रख सकता था और यहां तक कि उसके स्थानिक वलय में भी समा सकता था। लेकिन जब भी लियोनेल स्वयं प्रवेश करता तो खंडित घन 5 घन मीटर से छोटा नहीं हो पाता था। ये पहले चरण की तुलना में बेहतर था। उस समय जब वह अंदर गया था, इसका सबसे छोटा आकार 10 घन मीटर था, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त छोटा नहीं था। लियोनेल का मानना था कि इसका कुछ संबंध उसकी जीवन शक्ति की शक्ति से था। अंकल मोंटेज ने कहा था कि छोटा टॉली उनके स्थानिक कंगन में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वह एक जीवित प्राणी था। फिर भी एक पूर्ण विकसित इंसान की तुलना में आत्मा को समायोजित करना आसान था। रुको, मैं उसे एक स्नोग्लोब में प्रवेश करने दे सकता हूं। लियोनेल ने इस विचार को अपने मन में दबा लिया।
हालांकि छोटी नानी उसके आसपास ज्यादा सहज लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ सापेक्षिक था। आखिरकार उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम थीं। एक छोटी बच्ची के लिए अब तक अकेले जिंदा रहना, चाहे वह कितनी भी भोली और मासूम क्यों न दिखती हो, वह निश्चित रूप से बेहद बुद्धिमान थी। उसे उस पर पूरा भरोसा दिलाना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा लियोनेल अब सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वह नर्म दिल था और उस छोटी बच्ची का भी एहसानमंद था कि उसने उसकी मदद की। उनके रिश्ते को गहरा नहीं माना जा सकता था। बात बस इतनी थी कि लियोनेल को इस छोटी बच्ची के बारे में अच्छी धारणा थी, हालांकि उसने पहले उसके खिलाफ काम किया था। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की, छोटी नानी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज तितली के पंखों जैसी नाजुक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बड़ा भाई तो बहुत प्रभावशाली है जो इस तरह उनके सामने खड़ा है। लियोनेल को यह थोड़ा अजीब लगा कि नानी ने उसे सीधे तौर पर बड़ा भाई कहा, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद यह वहां की बोली होगी जहां वह पली बढ़ी थी। उसकी समझ से ये छिपे हुए परिवार काफी एकांतप्रिय थे। अगर किसी कारणवश उसे अपने कुल से निष्कासित न किया गया होता, तो लियोनेल शायद अपने जीवनकाल में कभी आईना से न मिल पाता। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद लियोनेल एक बार फिर मुस्कुराया और उस छोटी बच्ची से बेपरवाही से बातें करने लगा। हालांकि उनकी बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली और फिर बीच में ही रुक गई। लेस देन, क्या आप अभी अपने विशेष स्टोर टिकट का उपयोग करना चाहेंगे? ग्रेटर देन। लियोनेल हिचकिचाया। शुरू में वह इसे तब तक बचाना चाहता था जब तक उसके पास इस्तेमाल करने के लिए और स्किल पॉइंट न आ जाए, क्योंकि उसे लगा कि स्टोर में उसे इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्लॉटर पॉइंट्स हासिल करने के बाद वह अब और निश्चित नहीं था। छोड़ो भी, चूंकि मुझे पहले टिकट तो मिला था, लेकिन स्टार पॉइंट नहीं मिले थे, इसलिए लगता था कि ऐसे टिकट कम कीमती हैं। मैं अब इसमें हिस्सा लूंगा, भले ही मैं कुछ खरीद न सकूं। मैं वापस आऊंगा, लियोनेल ने छोटी नानी से कहा। लियोनेल ने अपना टिकट इस्तेमाल किया, अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया। एक पल के लिए उसकी नजर धुंधली पड़ गई। जब उसे आखिरकार अपने आसपास का नजारा फिर से दिखाई दिया, तो उसे एहसास हुआ कि वह काले रंग के एक और विशाल विस्तार में प्रवेश कर गया है। जैसे ही वह उलझन में पड़ा, उसके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन प्रकट हुई और वस्तुओं की एक सूची सामने आई। लियोनेल को बस एक सरसरी नजर डालने से पता चला कि ये सभी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की थीं, यहां तक कि सबसे घटिया वस्तुएं भी बी ग्रेड की थीं। अफसोस की बात थी कि लियोनेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह इस जोन से कुछ भी गायब हुए बिना नहीं ले जा सकता था। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो भी अगर मैं उन वस्तुओं को सपने में गढ़ सकती हूँ जिनमें मेरी रुचि है, तो मैं उन्हें अपने लिए गढ़ सकती हूँ। इस बिंदु पर सोचते हुए लियोनेल के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसे याद आया कि उसके पास अभी भी उस अजीब नग्न स्नाइपर का इथेरियल ग्लेबेला है। शब्दकोश के अनुसार जिस तरह एक बीस्ट क्रिस्टल को खजाने में बदला जा सकता है, उसी तरह इंसानों के साथ भी ऐसा करना संभव है। इस पूरे समय लियोनेल बहुत हिचकिचा रहा था। उसे किसी इंसान के साथ ऐसा करने का विचार पसंद नहीं था। ये नैतिक रूप से गलत लग रहा था। लियोनेल भी गलत नहीं था। फोर्स क्राफ्टर्स की दुनिया में ऐसा करना पूरी तरह वर्जित था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लियोनेल को एहसास हुआ कि उसका पृथ्वी से बचकर निकलने का खजाना कम विश्वसनीय होता जा रहा है। ऐसा नहीं था कि जिन जानवरों के क्रिस्टल से वे बने थे उनमें कमी थी, बल्कि उन्हें परिष्कृत करने का उसका कौशल पर्याप्त नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे सक्रिय होने में बहुत समय लगता था। इसका इस्तेमाल युद्ध में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि नग्न स्नाइपर की पलक झपकाने की क्षमता, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। दुर्भाग्य से लियोनेल अभी तक इसके लिए कोई संतोषजनक खाका तैयार नहीं कर पाया था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने टियर 9 का काला खजाना बनाने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन अभी तक उसकी कुशलता को उस स्तर का नहीं माना जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके खुद को कुछ ऐसा करने में सक्षम बना सकता था जो उसे अन्यथा असंभव लगता। लेकिन अगर उसे यहाँ कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो समान क्षमता रखता हो, तो भविष्य में उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लियोनेल को यह नहीं पता था कि वह पहले ही अपनी दूसरी वर्जना पर बात कर चुका था। पहला था एक मानव को खजाने में बदलना, और दूसरा था किसी अन्य गुरु की कला को चुराना। काम नहीं कर रहा। इन सभी खजानों को एक एक करके देखने में बहुत समय लग जाएगा। लियोनेल को अचानक एक विचार सूझा। उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में उसे कोई खर्चा नहीं आएगा।
क्या आप मुझे 10 सेकंड से कम समय तक कूल डाउन करने वाले सभी लघु दूरी के टेलीपोर्टेशन खजाने दिखा सकते हैं? लियोनेल को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सामने की पारदर्शी स्क्रीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ सेकंड की तेज स्क्रॉलिंग के बाद एक के बाद एक खजाने गायब हो गए और कुल 5 ही रह गए। लियोनेल की नजरें चमक उठीं। 2 हार थे, एक ब्रेस, एक ब्रेसलेट और आखिरी एक टखने का ब्रेस। इन सब की रेंज 10 मीटर के अंदर थी। इनमें से सबसे ज्यादा कूल डाउन 8 सेकंड का था, जबकि सबसे कम 3 सेकंड का। लियोनेल का ध्यान एक हार पर गया। हालांकि वह काफी स्त्रीयोचित था, उसे उसकी क्षमता की परवाह थी। बुरी बात यह थी कि वह उसे अपनी कमीज या कवच के नीचे छिपा सकता था। यह हार यहाँ का सबसे अच्छा खजाना था। इसकी टेलीपोर्टेशन दूरी 3 मीटर थी और इसे हर 3 सेकंड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें 3 प्रयासों तक टेलीपोर्टेशन चार्ज जमा करना संभव था। उसके बाद इसमें मैन्युअल रूप से बल डालना पड़ता था। लियोनेल जैसे ही उसे खरीदने वाला था, अचानक उसकी सांस रुक गई। उसे याद आया कि उसके पास इस स्पेशल स्टोर के लिए जरूरी मुद्रा ही नहीं है। दरअसल उसे तो शुरू में पता ही नहीं था कि वह मुद्रा क्या होती है। लियोनेल की नज़र धीरे धीरे उस तस्वीर की तरफ गई जो उसकी नज़रों में झलक रही थी। जब उसने उसके बगल में लिखे नंबर देखे तो वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। लेस देन ट्रेडिंग देवी हार पौराणिक उपकरण 72,000 कौशल अंक ग्रेटर दैन। यदि लियोनेल एक कमजोर आदमी होता तो वह निश्चित रूप से असली आंसू बहाना शुरू कर देता। 72,000 स्किल पॉइंट, उसके पास तो एक भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बहुत आगे निकल गया है। इतना बड़ा खजाना पाना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये चलने वाली देवी का हार एक अर्ध कांस्य खजाना था। जब तक ये तीसरे या चौथे आयाम की दुनिया थी, यह जरा भी कमजोर नहीं होती। इसे इतनी आसानी से कैसे दे दिया जा सकता था? लियोनेल ने अपनी सांसें स्थिर की। ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रवेश टिकट बर्बाद कर दिया हो। उसके पास एक भी कौशल बिंदु नहीं था, और अगर होता भी तो वह उसे किसी उपकरण पर खर्च करने का साहस नहीं करता। 72,000 कौशल बिंदु उसके कौशल वृक्ष में ऊपर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। वह इतनी बड़ी राशि का यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसकी पहली प्राथमिकता अभी भी 4 मौसमों के क्षेत्र में महारत हासिल करना था। जैसे ही लियोनेल हार मानने ही वाला था, उसे अचानक एक और बात याद आई। चूंकि यह जगह उसके मौखिक आदेश का जवाब दे सकती थी, तो शायद यह उसके किसी सवाल का जवाब भी दे सकती थी। मैं वध बिंदुओं का उपयोग कैसे करूं? पारदर्शी स्क्रीन एक बार फिर टिमटिमाए और बदल गई। लेस देन स्लॉटर पॉइंट एक्सचेंज ग्रेटर दैन। लेस देन वर्तमान रूपांतरण दर ग्रेटर दैन। लेस देन 1 स्लॉटर पॉइंट 100 कौशल पॉइंट ग्रेटर दैन। लेस देन 1 स्लॉटर पॉइंट 3 विशेष स्टोर टिकट ग्रेटर दैन। लेस देन 1 स्लॉटर पॉइंट 1 स्टार पॉइंट ग्रेटर दैन। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं। तो ये कुछ इस तरह था। स्लॉटर पॉइंट्स का व्यापार अनगिनत चीजों के लिए किया जा सकता था। इसमें वर्तमान विनिमय दर लिखा है। क्या इसका मतलब यह है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है? लियोनेल एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे। बहुत संभव था कि जैसे जैसे संख्याएं घटती जाएंगी, वध बिंदुओं का मूल्य बढ़ता जाएगा। कौन जानता था, भविष्य में एक वध बिंदु के बदले हजारों कौशल बिंदु मिलना संभव हो जाएगा। आथा को अपनी पिछली प्रविष्टि से इन खजानों से जरूर फायदा हुआ होगा, लेकिन उसने अभी तक इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए है कि प्रतिबंधों के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता, या कोई और वजह है? लियोनेल को एहसास हुआ कि उसके अपने खजानों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वह अपने पवन बिजली वाले दस्ताने का इस्तेमाल पहले सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि उसके बल पर प्रतिबंध था, न कि खजाने पर। इसलिए उसे यकीन नहीं था कि क्या उसे कोई ऐसा फायदा था जो दूसरों को नहीं था। इसे भूल जाओ, हम देखेंगे कि चीजें कैसे होती हैं। इस नई जानकारी से लैस होकर लियोनेल अधिक आश्वस्त हो गया। सबसे पहले उन्होंने ए कंपेनियन फॉर लाइफ को अनलॉक करने के लिए 5 कौशल अंक और 1 स्टार अंक खर्च किए। ये आखिरकार जब उसे लगा कि वो हिल डुल सकता है, तो लिटिल ब्लैक स्टार उत्साह से उछल कूद करने लगा। उस छोटे से बच्चे को सचमुच बहुत घुटन महसूस हो रही थी। लियोनेल ने ब्लैक स्टार और टॉलिवर को अनलॉक करने के बाद उनसे संबंधित अपने कौशल वृक्ष की चौथी शाखा प्राप्त कर ली। मूल रूप से लियोनेल का इस नए कौशल वृक्ष पर कोई कौशल अंक खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ब्लैक स्टार की क्षमताएं इस दुनिया द्वारा सीमित नहीं की जा सकती थीं। उसे नए कौशल देने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि लियोनेल उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने एक विशेष कौशल देखा। परफेक्ट यूनियन।
लियोनेल ने जैसे ही इसे देखा उसे एहसास हो गया कि उसे यह हासिल करना ही होगा। उसे ब्लैक स्टार की क्षमता के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जबकि यह कौशल उसे और ब्लैक स्टार को एक ही विचार साझा करने की अनुमति देता। उस छोटे से जीव की हर भावना और उसकी सभी सहज प्रवृत्तियां लियोनेल की मानी जाएंगी। इस कौशल के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि यह पेड़ पर सबसे ऊंचा कौशल नहीं था और न ही इसे प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत लगती थी। उद्धरण आवश्यक शाखाओं को अनलॉक करने के लिए 321 कौशल अंक और उस तक पहुंचने के लिए 4 स्टार अंक लगेंगे। लियोनेल हिचकिचाया। अगर वह अपने सभी वध बिंदुओं को अभी परिवर्तित कर लेता तो उसके पास 550 कौशल बिंदु होते। हालांकि अब उसके पास केवल 3 स्टार बिंदु बचे थे, इसलिए उसके पास केवल 450 कौशल बिंदु होते, जबकि अंतिम वध बिंदु उसके लिए आवश्यक अंतिम स्टार बिंदु में जाता। लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं। उस पल उसके दिल में बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि आगे से हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे और कौन जाने अगला एलिमिनेशन राउंड कब शुरू होगा। लियोनेल को पूरा यकीन था कि अगले राउंड में शुरू से ही उसे निशाना बनाया जाएगा। इसमें कोई मदद नहीं हो सकती थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था और उसने कई दुश्मन बना लिए थे। अंततः यह एक प्रश्न पर आकर रुकता है, क्या ब्लैक स्टार को बेहतर ढंग से समझने से मुझे अपनी ताकत में तत्काल अधिक वृद्धि मिलेगी, या क्या सभी 550 कौशल बिंदुओं का उपयोग करने से ऐसा होगा? लियोनेल ने अपने कौशल वृक्ष की ओर एक नजर डाली। उसके सपनों की दुनिया में कई गणनाएं चल रही थीं। आखिरकार वह एक सिमुलेशन में फंस गया जिसके नतीजों ने उसे चौंका दिया। यह तो कोई खास बात नहीं थी। ब्लैक स्टार में निवेश करना अब तक का सबसे अच्छा विकल्प था। लियोनेल ने गहरी सांस ली और झिझकना बंद कर दिया। लेस देन 5.5 स्लॉटर पॉइंट्स का आदान प्रदान ग्रेटर दैन। लेस देन 1 स्टार पॉइंट प्राप्त ग्रेटर दैन। लेस देन 450 कौशल अंक अर्जित ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन कांस्य कौशल क्षति साझा चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन कांस्य कौशल विशन शेयर चुना गया ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन कांस्य कौशल युद्ध पर्वत चुना गया ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन सिल्वर स्किल परफेक्ट यूनियन चुना गया ग्रेटर दैन। जैसे ही उसने इस कौशल पर क्लिक किया, लियोनेल का दिमाग अचानक नई संवेदी जानकारी से भर गया। नन्हा ब्लैक स्टार, जो इधर उधर खेल रहा था, अचानक लियोनेल की ओर मुड़ा और एक प्यारी सी जिज्ञासा से पलकें झपकाईं। वह नन्हा सा लड़का सोच रहा था कि अचानक उसे लियोनेल के इतने करीब क्यों महसूस हो रहा है। लियोनेल को अपनी स्थिति संभालने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब वह संभला तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। अब तक वह सोच रहा था कि क्या उसने सही फैसला लिया है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने सही फैसला लिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने शेष बचे 100 या उससे अधिक कौशल अंकों का उपयोग स्वयं पर करना शुरू कर दिया। लेस देन मूल कौशल ट्रिपल शॉट चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन मूल कौशल रैपिड फायर चुना गया ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन मूलभूत कौशल स्प्रिंट चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन बेसिक स्किल रोल चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन मूलभूत कौशल ऊंची कूद चुना गया ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन कांस्य कौशल घुमावदार शॉट चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन कांस्य कौशल विस्फोटक शॉट चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन कांस्य कौशल कवच भेदन चुना गया ग्रेटर दैन। लियोनेल ने अपने कौशल वृक्ष पर लगभग 80 कौशल अंक खर्च किए। बाकी लगभग 50 अंक उसने एक कांस्य उपकरण कांस्य तरकश पर खर्च कर दिए। इसमें न केवल 25 तीर रखे जा सकते थे, बल्कि हर 30 सेकंड में एक नया तीर छोड़ा जा सकता था। आत्मविश्वास से लबरेज लियोनेल आखिरकार स्पेशल स्टोर से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसे जो मिला उसने उसे सिर से पैर तक ठंडे पानी में डुबो दिया। राजा आथर शान से खड़े थे, उनका सफेद कवच एक तेज रोशनी से चमक रहा था, मानो उनका पुनर्जन्म हो गया हो। सिर्फ इसी वजह से लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों पर कोई पहाड़ भारी हो। लियोनेल को कैसे पता था कि राजा आथर अपनी पिछली प्रविष्टि के दौरान प्राप्त किए गए खजानों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बस उन्हें फिर से सक्रिय करने के लिए उन्हें उचित कीमत चुकानी पड़ी, और दुर्भाग्य से वह कीमत उपकरण खरीदने की मूल लागत से कहीं कम थी। लेस देन श्वेत सिंह राजा कवच 60,000 कौशल अंक ग्रेटर दैन। लेस देन पुनः सक्रिय मूल्य 300 कौशल अंक ग्रेटर दैन। एक और बात जो लियोनेल को नहीं पता थी वह ये थी कि स्टार पॉइंट्स को स्किल पॉइंट्स के बदले भी बदला जा सकता है। लियोनेल की नज़र राजा आथर से मिली।
यह एक छोटी सी बातचीत थी जो किसी काम की नहीं थी। फिर भी आर्थर को लगा कि लियोनेल की नज़र पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई थी। इतना ही नहीं, उसने देखा कि लियोनेल के गले में सुस्ता रहा वह छोटा सा जानवर और भी ज्यादा सक्रिय हो गया था। वह जानवर क्या है? ये लड़का वास्तव में उसे चलने देने के लिए 5 कौशल अंक और 1 स्टार अंक खर्च करने को तैयार था। इस मोड़ पर 1 स्टार पॉइंट 100 स्किल पॉइंट्स के बराबर था। इसे इस्तेमाल करने का फैसला लेना कोई छोटी बात नहीं थी। आर्थर खुद को एक स्तर और गंभीर होने से नहीं रोक सका। लेस देन दूसरा परीक्षण शुरू। ग्रेटर देन। दुनिया टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अचानक 1 मीटर लंबे और चौड़े अनोखे चौकोर चबूतरे दूर तक फैल गए। पलक झपकते ही कई लंबी सड़कें बन गईं, जिनके अंत में हर एक सड़क खड़ी थी। लियोनेल ने छोटी नानी की ओर एक नजर डाली और फिर आगे की लंबी सड़क की ओर देखा। बिना कुछ सोचे उसने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। तारांकन तारांकन। ब्रह्मांड लगभग अंतहीन रूप से विशाल था। कुछ लोगों का मानना था कि यह अनंत है, जबकि कुछ का मानना था कि यह अनंत रूप से फैल रहा है। यहाँ तक कि कुछ विचारधाराएं तो ये भी मानती थीं कि इस असंभव विशालता की अनंत प्रतियां हैं, जो एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से बयां करती हैं। फिर भी सत्य केवल एक ही था। ब्रह्मांड तो बस एक ही था। हालांकि इस एक ब्रह्मांड के भीतर खरबों खरबों दुनियाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अरबों खरबों अस्तित्व था। इस ब्रह्मांड में एक ही चीज के लिए आमतौर पर कई नाम होते थे। हालांकि इस ब्रह्मांड को केवल उन लोगों द्वारा एक ही नाम दिया गया जो इसकी गहराई को समझने में सक्षम थे, आयामी छंद। हालांकि आयामी छंद कई दुनियाओं से मिलकर बना था, ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि ये दुनियाएं बस एक वास्तविकता के तह का प्रतिनिधित्व करती थीं। प्रत्येक तह में एक दुनिया समाहित थी और उसे एक आयामी ग्रेड दिया जा सकता था। एक तह का आकार अलग अलग हो सकता है। ये किसी ग्रह के अंदर एक शहर जितना छोटा हो सकता है या पूरी आकाशगंगा जितना बड़ा भी। जब ये तहें विकसित होने लगती हैं, तब एक दुनिया का भी विकास माना जाता है। पृथ्वी की दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला ये तह पृथ्वी और चंद्रमा को घेरे हुए था। अन्य तहों की तुलना में यह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन इसे सुविधाजनक कहा जा सकता था। जब तहें बहुत छोटी होती हैं तो लाभ भी कम होता है। विकास की संभावनाएं सीमित होंगी क्योंकि छोटे पैमाने के विकास के लाभ सीमित होते हैं। पैमाना जितना छोटा होगा, उत्प्रेरित करने के लिए उतना ही कम परिवर्तन होगा और इस प्रकार लाभ भी उतना ही कम होगा। हालांकि अगर ये तह बहुत बड़ी हो तो इससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी जैसी नवोदित दुनिया के लिए अगर उसकी वास्तविकता की तह उसके पूरे सौरमंडल को घेर ले तो वह क्या कर सकती है? अगर बृहस्पति पर एक जोन दिखाई दे तो क्या होगा? यद्यपि पिछली कई शताब्दियों में पृथ्वी की प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति हुई है, फिर भी यदि मेटामॉर्फोसिस के कारण इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना असंभव हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बड़े फोल्ड्स के साथ यही एकमात्र समस्या नहीं थी। फोल्ड जितना बड़ा होता, जोन उतना ही ज्यादा इतिहास समेट सकता था और उन्हें साफ करना उतना ही मुश्किल होता। जोन जितना ज्यादा बेतरतीब होता, उसकी खोजें उतनी ही जटिल होती और जोन डिटेक्शन खजानों के लिए खोज की जरूरतों की गणना करना उतना ही मुश्किल होता। बेशक बृहस्पति जैसे किसी स्थान का अपना कोई वास्तविक इतिहास नहीं होगा, ये बेतुका होगा। हालांकि वास्तविकता के दायरे में इसके शामिल होने से सामान्य इतिहास में ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से फोल्ड्स का आकार हमेशा बढ़ता ही रहना तय था। हालांकि यह अच्छा होता अगर ये दुनिया के पतन तक ऐसा ही बना रहता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना था। इस सत्य के कारण किसी विश्व का आयाम जितना अधिक होता है, उसका दायरा उतना ही बड़ा होता है तथा अपने वर्तमान बिंदु तक जीवित रहने के लिए उसे उतना ही अधिक शक्तिशाली होना पड़ता है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, कभी कभी बढ़ते हुए फोल्ड आपस में टकरा सकते थे और एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगते थे, जिसके परिणामस्वरूप दो दुनियाओं के पास अपनी दुनिया के ढह जाने के डर से युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। फिर भी इन उदाहरणों तक अक्सर कोई विश्व नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि वास्तविकता के बढ़ते दायरे में जीवित बचे रहने की प्रक्रिया कई विश्वों के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक थी। इस चौराहे पर कई दुनियाएं थीं। बाईं ओर एक रास्ता था जहां वे बच गए और फलने फूलने में कामयाब रहे। हालांकि एक तह का बढ़ना एक दुनिया को तबाह कर सकता था, लेकिन यह अवसर भी प्रदान करता था। फोल्ड जितना बड़ा होगा, उसमें उतनी ही अधिक प्राकृतिक बल कलाएं शामिल होंगी तथा वह उतने ही अधिक संसाधनों का उत्पादन कर सकेगा। हालांकि दाएं मार्ग से तत्काल लाभ होने का रास्ता था। ये दुनियाएं अपनी वास्तविकता की तहों को छोड़कर अधिक स्थिर उच्च आयामी दुनियाओं में प्रवास करना चाहेंगी।
लेकिन ऐसा करने से पहले वे अपनी दुनिया के सभी बचे हुए संसाधनों को निचोड़कर अपने नए जीवन के लिए धन जुटाएंगे। कई दुनियाओं में दोनों तरह के लोगों का एक निश्चित अनुपात रहा है। जहां जनसंख्या थी, वहां हमेशा विरोधी दृष्टिकोण भी रहे होंगे। क्या अपने हाथों से कुछ बनाना और कुछ ऐसा छोड़ना बेहतर होगा जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी प्रशंसा कर सकें? या यह मूर्खता थी? उस हकीकत के लिए खून खराबा और आंसू क्यों बहाएं जिसका आनंद आप खुद नहीं ले पाएंगे? अल्पविराम। टैरन की दुनिया भी इसी तरह के दोराहे पर थी। उसे चौथे आयाम की दुनिया में विकसित हुए 500 साल हो गए थे। पृथ्वी के विपरीत, ये वास्तविकता के किसी ऐसे दायरे में नहीं था जिसमें ज्यादा संभावनाएं हों। उच्चतर आयामों वाले प्राणियों के अनुसार अपने विकास के अंत तक पहुंचने से पहले ये ज्यादा से ज्यादा 5वें आयाम की दुनिया बन जाएगा। अपनी क्षमता के अंतिम चरण में पहुंच चुके विश्वों के लिए इन दो विचारधाराओं का टकराव विशेष रूप से उथल पुथल भरा होगा। किसी विश्व को उसके अंतिम विकासात्मक चरण में पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता थी, लेकिन कितने लोग यह आवश्यक प्रयास कर पाए? हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल था कि यह टकराव इस समय घट रही घटनाओं से संबंधित था या नहीं। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह मामला देखने वालों पर छोड़ देना चाहिए। अल्पविराम। ठीक इसी समय एक अकेली महिला बड़े पैमाने पर पुरुष शिकार का लक्ष्य थी। इस महिला के लंबे, लहराते काले बाल और चमकती हुई अंबर जैसी आंखें थीं जो सूरज की रोशनी में लगभग झिलमिलाते सोने जैसी लग रही थीं। वह पूरी ताकत से दौड़ रही थी, उसके कदमों का जरा भी निशान नहीं था, फिर भी उसकी निगाहों ने अपनी मोहक सुंदरता नहीं खोई थी। हालांकि उसकी आंखें ही उसकी खूबसूरती की इकलौती चीज कही जा सकती थीं। जब किसी की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती तो वह नज़ारा किसी भी गंभीर इंसान को आह भरने पर मजबूर कर देता। ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि वह एक ऐसी सुंदरता थी जिसे पाना असंभव था, ऐसी सुंदरता जिसे अगर लियोनेल देख लेता तो उसे एहसास होता कि जॉन, मोनेट और मोड्रेड भी उसके सामने टिक नहीं पाते। बदकिस्मती से ये खूबसूरती पूरी तरह से जंगली जख्मों से ढांकी हुई थी। ये जख्म उसके चेहरे, गालों और होठों पर गुस्से से भरे गुलाबी बैंगनी केंचुओं की तरह फैले हुए थे। निशान उसकी हर सांस के साथ धड़क रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उनमें कोई रहस्यमयी ऊर्जा बह रही हो, या वे संक्रमित होने के कगार पर हो, या उनमें जहरीला जहर भरा हो। ये भी हो सकता है कि यह इन तीनों का मिला जुला असर हो। ये दृश्य कितना भयावह था, ये बयान करना मुश्किल था। और एक पुरुष के लिए भी और एक जवान औरत के लिए भी ऐसी शक्ल को स्वीकार करना मुश्किल था। इस युवती की स्थिति में ज्यादातर लोग इसे छुपाना ही पसंद करते। दरअसल अपने जीवन के ज्यादातर समय में इस महिला ने भी यही किया था। हालांकि ऐसा करने के उसके कारण किसी और युवती द्वारा बताए गए कारणों से बिल्कुल अलग थे। हालांकि इस समय ये कारण कोई मायने नहीं रखते थे। अपने गृहनगर में वह जो जीवन जी रही थी, वह अब उसके वर्तमान जीवन से बहुत अलग था। उसे बस अपनी बेहतरी और संयम की चिंता थी, और वह इतनी शक्तिशाली बनना चाहती थी कि एक दिन अपने दुश्मनों से बदला ले सके। दरअसल इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के कारण वह इतनी मुसीबत में फंस गई थी। जो ताकतें उस समय उसका पीछा कर रही थीं, उनकी इस दुनिया में ऐसी स्थिति थी कि टैरन के नागरिक दहशत से कांप उठते। लेकिन इस युवती ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सबको क्रोधित कर दिया था। युवती पर्वत श्रृंखला को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से नीचे गिर रही थीं, उसके बदसूरत दागों पर लुढ़क रही थीं। हर बार ऐसा होता तो उसे अपने चेहरे पर खुजली करने की लगभग अदम्य इच्छा होती, लेकिन वह जिद करके इस इच्छा को नजरअंदाज कर देती, ये जानते हुए कि ऐसा करने से सब कुछ और बिगड़ जाएगा। इस पर्वत श्रृंखला के जानवर बहुत परेशान करने वाले होंगे। उन्हें मुझे थोड़ा समय देना चाहिए। युवती की भौहें गंभीर भाव से तनी हुई थीं। उसने अपनी हथेली घुमाई, जिससे एक गाढ़े रक्त लाल तरल से भरी शीशी प्रकट हुई। इसी चीज की वजह से उसे भरोसा था कि कोई जानवर उसके पास नहीं आएगा, लेकिन इसी वजह से उसका किसी अपराधी की तरह शिकार किया जा रहा था। फिर भी अगर इस शीशी के लिए उसे इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तो उसे इसका फायदा भी उठाना था। हथेली को एक बार फिर से घुमाने पर उसके विपरीत हाथ में अचानक एक परिचित कुल्हाड़ी आ गई। यदि लियोनेल वहां होता तो इस युवती के चेहरे से प्रारंभिक अपरिचितता के बावजूद वह उसे तुरंत पहचान लेता। वह कोई और नहीं बल्कि उसके दिल में बसने वाली एकमात्र महिला थी, आयना ब्रेजिंगर। शापित बदसूरत कुतिया। एक दहाड़ ने जंगल को हिला दिया। यह अंतहीन रोष और अनिच्छा से भरी हुई थी। यह एक ऐसी चीख थी जिससे पक्षी भाग खड़े हुए और उसके तुरंत बाद एक अनजानी खामोशी छा गई। तभी योद्धाओं के एक समूह के बीच एक युवक खड़ा था।
उसके तीखे नैन नक्श थे और उसके गुस्से के पीछे एक शान शौकत छिपी हुई थी। साफ जाहिर था कि वह कुलीन जीवनशैली का आदी था। साथ ही वह अपने गुस्से में अकेला नहीं था। उसके बराबर की हैसियत वाले दो और लोग भी थे जो उसी महिला के प्रति वैसा ही गुस्सा महसूस कर रहे थे। उनमें से एक युवती थी जिसके नाजुक भावपूर्ण चेहरे के भाव उसके दांत पीसने की आवाज के नीचे लाल हो गए थे। और आखिरी एक हट्टा कट्टा युवक था जो उस युवती से भी एक सिर छोटा था। ये तीन युवा स्वामी टेरेन की तीन सबसे शक्तिशाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। वास्तव में कुछ ही अन्य क्षेत्र थे जो उनकी शक्ति का मुकाबला कर सकते थे। फिर भी उन सभी में एक ही महिला के प्रति असीम क्रोध था। क्लिफ्स एज टेरेस, वर्ल्ड्स एंड फॉल्स, मिराज पवेलियन, इनमें से हर नाम ने टेरन में जन्मे लोगों के दिलों को झकझोर दिया था। फिर भी उन्होंने वास्तव में एक साथ कदम बढ़ाया था। घेरा फैलाओ, उसे ढूंढने के लिए जो करना है करो। लेकिन युवा वारिस, माउंटेन सैंड्स रेंज बहुत खतरनाक है। अगर हम बहुत ज्यादा फैल गए तो आपकी रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक वृद्ध व्यक्ति ये शब्द कहने के लिए आगे आया। टेरन पर मौजूद लोगों का पहनावा बेहद अनोखा था। उन सभी ने एक दूसरे से मिलते जुलते वस्त्र और मुलायम कवच पहने हुए थे, जिससे उनके कपड़े कुछ कुछ नाजुक कलाकृतियों जैसे लग रहे थे। हालांकि सच्चाई ये थी कि ये मुलायम दिखने वाले कपड़े भारी भरकम कवच से भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते थे। जिस वृद्ध व्यक्ति और युवा स्वामी से उसने बात की, दोनों ने गहरे काले रंग के वस्त्र और गहरे नीले रंग के मुलायम कवच पहने हुए थे। इस संयोजन से वे कुछ भयावह लग रहे थे, साथ ही एक अलौकिक एहसास भी था। ये वस्त्र क्लिफ एज टेरेस के प्रतीक थे, जो टैरन दुनिया की शीर्ष 10 शक्तियों में से एक थी। उस बुजुर्ग की बातें बेहद चतुराई भरी थीं। सच तो ये था कि सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को होगा जो अपने इस युवा स्वामी से अलग हो गए हैं। इस युवक के पास जितने भी सुरक्षा संपदाएं थीं, अगर वह इस पर्वत श्रृंखला में अकेला भी होता तो भी उसके बचने की संभावना 50% से ज्यादा होती। हालांकि बूढ़े ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, इसलिए नौकर के नजरिए से बहस करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे युवक को यह समझाना पड़ा कि वह खतरे में है, वरना उसे क्या परवाह। यही दुनिया की हकीकत थी। माउंटेन सैंड्स रेंज का नाम सुनकर युवक तुरंत शांत हो गया। किसी पर्वत श्रृंखला के लिए यह एक अजीब नाम था, खासकर तब जब इस जगह के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में कहीं भी रेगिस्तान नहीं था। दरअसल जब उस युवक ने सुना कि इस जगह पर टिया एक ब्रॉन्ज जोन दिखाई देगा, तो वह वहां जाने से हिचकिचा रहा था, जब तक कि उसे पता नहीं चला कि यह एक वेरिएंट जोन है। कुल 4 अलग अलग प्रकार के जोन थे: नियमित जोन, विशिष्ट जोन, पौराणिक जोन और अंत में भिन्न जोन। वेरिएंट जोन इस मायने में अनोखे थे कि दूसरों के विपरीत वे संस्कृति या इतिहास से प्रेरित नहीं थे, बल्कि वे भविष्य से आए थे। नियमित क्षेत्र एक दुनिया के परीक्षणों का प्रतिनिधित्व करते थे। विशिष्ट क्षेत्र एक दुनिया पर आक्रमण का प्रतिनिधित्व करते थे। पौराणिक क्षेत्र एक दुनिया की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। और भिन्न क्षेत्र एक दुनिया के अंत का प्रतिनिधित्व करते थे। उच्च आयामों के लिए किसी कमजोर दुनिया की समयरेखा के साथ खेलना मुश्किल नहीं था, बशर्ते उचित कीमत चुकाई जाए। हालांकि इस मामले में कोई दूसरी दुनिया टेरन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि टेरन की आने वाली पीढ़ियां अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही थीं। जब भी कोई वेरिएंट जोन दिखाई देता था, तो इसका मतलब होता था कि कोई दुनिया किसी चौराहे पर पहुंच गई है। किसी एक दिशा में जाने का चुनाव ये तय करेगा कि वे डूबेंगे या तैरेंगे। वेरिएंट जोन को ब्रह्मांड द्वारा किसी दुनिया को नष्ट होने से पहले कुछ और मौके दिए जाने के रूप में देखा जा सकता है। बेशक सिर्फ एक वेरिएंट जोन के उभरने का मतलब यह नहीं था कि दुनिया विनाश के कगार पर है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर था कि अगर उचित उपाय नहीं किए गए तो समय के साथ दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वेरिएंट जोन को वास्तव में दूसरों से अलग करने वाली बात यह थी कि उनमें से खजाने निकाले जा सकते थे। आमतौर पर केवल गोल्ड जोन और उससे ऊपर के जोन में ही यह क्षमता होती है, लेकिन केवल वेरिएंट जोन ही इस प्रतिबंध को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह समूह इतना क्रोधित था। इस परिवर्तनशील क्षेत्र का सबसे बड़ा खजाना एक अनजान युवती ने छीन लिया था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह किसी तरह उनके घेरे से बच निकलने में कामयाब हो गई थी। हालांकि अपने पूरे गुस्से के बावजूद युवा उत्तराधिकारी ने जैसे ही नाम सुना, वह शांत हो गया। माउंटेन सैंड्स रेंज, इसे ये नाम इसके भूभाग के कारण नहीं मिला, बल्कि इस तथ्य के कारण मिला कि यह एक खतरनाक क्षेत्र था जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
किंवदंतियों में कहा गया है कि इस पर्वत श्रृंखला में जितना अधिक गहराई तक प्रवेश किया जाता था, उतना ही अधिक बाहर निकलना कठिन होता था, बिल्कुल दलदल की तरह। वे पहले ही इतनी गहराई तक यात्रा कर चुके थे कि तथाकथित सैंडबॉक्स क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अगर वे बहुत गहराई तक प्रवेश कर गए और असली क्विकसेंट क्षेत्र में पहुंच गए, तो युवा उत्तराधिकारी भी बच निकलने में असमर्थ होंगे। हालांकि उस युवती की हरकतों से साफ जाहिर था कि उसका बाहर भागने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल वह जितना अंदर जाती, उन पर उतना ही ज्यादा दबाव डालती। क्लिफ्स एज टेरेस के युवा उत्तराधिकारी ने अपने दांत पीस लिए। आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? अपना धैर्य पुनः प्राप्त करने के बाद वह कई स्तरों पर अधिक विचारशील हो गया। संचार के लिए ताबीज भेजो। योजना का अगला चरण शुरू करने से पहले मैं मिस फॉल्स और उस छोटे कमीने की बात सुनना चाहता हूं। अंत में वह एक महान शक्ति का युवा उत्तराधिकारी था। उसने शुरू में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था, क्योंकि वह ऐसी बदसूरत महिला के बारे में नहीं सोच सकता था जिसका कोई सहारा नहीं था, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी, तो उसे अगला कदम सावधानी। बहुत समय नहीं बीता था कि तीनों की बैठक आयोजित हो गई। उनमें से एक युवक काले वस्त्र और गहरे नीले रंग के मुलायम कवच पहने हुए था। ये युवक क्लिफ्स एज टेरेस रेनरेड सोलर का उत्तराधिकारी था। दूसरी एक युवती थी जिसने चमकीले सफेद वस्त्र पहने हुए थे और हल्के आसमानी नीले रंग का मुलायम कवच पहना हुआ था। ये युवती वर्ल्ड्स एंड फॉल्स जिल्निया फॉल्स की उत्तराधिकारी थी। आखिरी वाला एक छोटा सा युवक था जिसने लाल वस्त्र और बैंगनी रंग का मुलायम कवच पहना हुआ था। ये युवक मिराज पवेलियन का उत्तराधिकारी विलास मिराज था। यदि कोई ये दृश्य देखे तो उसकी प्रतिक्रिया दो में से एक ही होगी। या तो वह प्रभावित होगा या घृणा से भर जाएगा। रेनरेड घने जंगल के बीचों बीच चाय की प्यालियां लिए बैठा था। एक छोटी सी गोल मेज पर कीमती जड़ी बूटियां गर्म पानी में भिगोई जा रही थीं और नाजुक करीने से सजाई गई पेस्ट्री रखी थी। वह मेज पर एक पैर दूसरे पर रखे ऐसे बैठा था मानो वह जंगल में ही न हो। कोई सोच सकता था कि वह अपने निजी बगीचे में फुर्सत के पल बिता रहा है, न कि इलाके के सबसे खतरनाक डेंजर जोन में किसी अभियान पर। क्या ये सब सचमुच जरूरी है बहनचोद? तुमने हमें यहाँ पेस्ट्री खाने और चाय पीने में अपना समय बर्बाद करने के लिए बुलाया है। विलास ने जैसे ही रेनरेड को तैयार होते देखा, वह भड़क उठा। उसे और जिल्निया दोनों को लगा कि उसने उस बदसूरत कुतिया को पकड़ ही लिया है। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वह उन्हें बिना किसी कारण के यहाँ बुला लेगा। क्या उसे मामला समझ नहीं आया? उनकी तीनों शक्तियों ने इसमें बहुत ज्यादा निवेश किया था। उन्होंने न सिर्फ जोन के उद्घाटन को गुप्त रखने के लिए बहुत सारे संसाधन लगाए थे, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता साफ करने के लिए अभियान दल बनाने में भी भारी जनशक्ति गंवाई थी। यह मूर्ख क्या सोच रहा था? रेनरेड का हाथ रुक गया, जिससे उसके हाथ में चाय का प्याला उसके होठों के ठीक सामने रुक गया। एक क्षण के लिए उसके मन में एक ठंडी जानलेवा मंशा उभरी। आखिरकार वह खुद पर काबू पाने में कामयाब रहा। हमें मौजूदा योजना से बेहतर योजना की जरूरत है। अगर हम इस बदसूरत औरत का पीछा करते हुए इस पर्वत श्रृंखला में जाते रहे, तो मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि हमें किस तरह के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह कोई खेल का मैदान नहीं है। ये शब्द सुनकर दोनों वारिस थोड़े गंभीर हो गए। यहां तक कि हमेशा चुप रहने वाली जिल्निया भी एक स्तर और गंभीर हो गई। आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? विलास ने कुछ देर बाद पूछा। रेनरेड ने कप नीचे रखने से पहले चाय का एक लंबा घूंट लिया। इस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने के लिए केवल 4 मार्ग हैं: प्रेशर विंड्स वैली, रिवर्स फ्लो रिवर, माउंटेन सैंड्स पाथ और माउंटेन सैंड्स गुफा नेटवर्क। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि चौथे आयाम के आने के बाद से उस गुफा नेटवर्क से कोई भी जीवित बाहर नहीं आया है। मेरा सुझाव है कि हमारी मुख्य सेनाएं इन 3 मार्गों को नियंत्रित करें। जहां तक चौथे आयाम की बात है, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में हम कुछ अच्छी ताकत वाले स्काउट्स भेज सकते हैं। वह वेश्या शुरू से ही ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर उसकी चालाकी न होती तो वह कब की मेरी तलवार के नीचे गिर चुकी होती। जिस पल हमारी नजर उस पर पड़ेगी, उसकी मौत पक्की हो जाएगी। रेनरेड की निगाहें ठंडी पड़ गईं। दरअसल उसे तीसरे आयाम के एक सुअ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उसे घृणा क्यों न हो? विलास और जिल्निया ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर वह मर गई तो क्या होगा? क्या ये सब व्यर्थ नहीं हो जाएगा? जिल्निया ने आखिरकार अपने पहले शब्द बोले। उसकी आवाज हल्की, नाजुक थी और उसमें जरा भी भावना नहीं थी। वो हर चीज से अलग थलग सी लग रही थी।
लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड्स एंड फॉल्स के सभी लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। रेनरेड ने व्यंग्य किया, आखिरकार भले ही यह एक वेरिएंट जोन हो, फिर भी यह अंततः एक साधारण एक ब्रॉन्ज जोन ही है। खजाने कितने बड़े हो सकते हैं? दोनों उत्तराधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। चाहे किसी भी नजर से देखा जाए, रेनरेड की बातें खट्टे अंगूरों जैसी ही लग रही थीं। अन्य जोन की तुलना में वेरिएंट जोन की कठिनाई असाधारण रूप से कम थी और पुरस्कार अनुपातीन रूप से ज्यादा थे। आखिरकार इनका उद्देश्य एक मरती हुई दुनिया को आशा प्रदान करना था, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। टियर 1 ब्रॉन्ज जोन में सिल्वर जोन के बराबर इनाम मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। रेनरेड तो बस बकवास कर रहा था। हालांकि वह अपनी ही दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उसे लोगों की राय की परवाह नहीं थी। ये साफ था कि उस युवती के प्रति उसकी नफरत इस खजाने की चाहत से ज्यादा हो गई थी। रेनरेड ने अपना सिर हिलाया। हम यहाँ अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है कि आप दोनों को जिन महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी है वे उतने दूर नहीं हैं जितना लग रहा है। विलास ने भौहें चढ़ाईं। मैं भी तुम लोगों के साथ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने पहले ही तय कर लिया है। मैं तुम बेशर्मों जैसा नहीं हूं जो इतनी आसानी से हार मान लेते हैं। इस बार विलास की बारी थी, जिसे अजीब नजरों से देखा गया। हालांकि उन्हें उसे डांटने फटकारने का मन नहीं हुआ। इसके बजाय बैठक बिखर गई। जल्द ही एक युवती को पकड़ने के लिए बनाया गया जाल पूरी तरह से बिछा दिया गया। अल्पविराम। ठीक उसी क्षण आयना एक गुफा में घुस गई थी। अगर तीनों वारिस वहां होते तो उन्हें ये जानकर सदमा लगता कि जिस बदसूरत औरत का वे पीछा कर रहे थे वह दरअसल विशाल पर्वत श्रृंखला के नीचे सुरंगों के जाल में से एक में घुस गई थी। दुर्भाग्य से आयना को इस जगह के खतरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सच तो यह है कि लियोनेल द्वारा उसे टेलीपोर्टेशन टिकट देकर यहां भेजे जाने के बाद वह वेरिएंट जोन से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दी थी। तभी उसने यहां प्रवेश किया, यह नहीं जानते हुए कि वह इतनी बड़ी शक्तियों की योजनाओं पर पानी फेर देगी। टेलीपोर्टेशन टिकट दरअसल इस तरह डिजाइन किए गए थे कि नए आने वालों को तैयार स्टेशनों पर ले जाया जा सके। आखिरकार चौथे आयाम में प्रवेश करने वाली कोई भी दुनिया दूसरी दुनिया के आगंतुकों के लिए अभ्यस्त थी। यह विकास का एक हिस्सा था। हालांकि उस छोटे से मूर्ख लियोनेल को यह नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन के लिए पूरी तैयारी करनी होती है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात मायने रखती है। यानी उस समय आयना की कुल्हाड़ी अभी भी उसके हाथ में थी। नतीजतन इसने उसके टेलीपोर्टेशन को प्रभावित किया और उसे रास्ते से भटका दिया। अंत में उसका पीछा किया जा रहा था और वह इन अंधेरी गुफाओं में प्रवेश कर गई तथा उसके हाथ में कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। आयना के होठों से भारी सांस निकली। नम सुरंगों की ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी, जिससे उसकी त्वचा के खुले हिस्सों में रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालांकि उसने वही काली सैन्य वर्दी पहनी हुई थी जिसमें कई जेबें थीं, लेकिन युद्ध के कारण वह कई जगहों से फट गई थी। अगर उसकी क्षमता न होती तो शायद अब तक वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई होती। इतनी ठंड। आयना का दुबला शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने दांत पीसकर आगे बढ़ना जारी रखा। कोई विकल्प न होने के कारण उसे अपनी कुल्हाड़ी रखनी पड़ी। बंद जगह में इतने बड़े हथियार का इस्तेमाल करने से उसकी जान जा सकती थी, इसलिए उसने तलवार निकाल ली। अंधेरे में तलवार की धार चमक रही थी। बाएं हाथ में उसने लाल शीशी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उसने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी हुई थी। उसने अपने हथियार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसे वेरिएंट जोन में ही संयोग से हथियार मिल गया था। हालांकि उसे हल्के हथियार ज्यादा पसंद नहीं थे, इतने छोटे हथियार के पीछे वह खुद को कम सुरक्षित महसूस कर रही थी। आयना ने अपना सिर हिलाकर इन बेकार विचारों को दूर भगा दिया। उम्मीद है कि ये सुरंगें गहरी होंगी, इसलिए वे मुझे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे आराम करने और अपनी चोटें ठीक करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। आयना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस खतरे के दायरे में जा रही है। उसे लगा कि यह जगह किसी भी आम भूमिगत सुरंग से अलग नहीं है। वह सिर्फ इसलिए थोड़ी बहुत सावधानी बरत रही थी क्योंकि वह इतनी भोली नहीं थी कि यह मान ले कि उसके सामने कोई खतरा नहीं है। चौथे आयाम की दुनियाओं में न सिर्फ जानवर कहीं ज्यादा उन्नत थे, बल्कि विकलांग भी कई स्तर ज्यादा खतरनाक थे। दरअसल ऐसे भी उदाहरण थे जब विकलांगों ने अपनी सभ्यताएं बनाई और उन पर कब्जा किया। बेशक ऐसी सभ्यता को ऐसा कहना मुश्किल था। आखिरकार ज्यादातर इनवैलिड नासमझ ज़ॉम्बी ही थे। हालांकि वेरिएंट इनवैलिड असंभव रूप से खतरनाक दुश्मन थे। एक संभावना थी, भले ही छोटी सी, कि आगे इनवैलिड हो सकते थे।
सौभाग्य से आगे बढ़ने के उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। उसे कई शाखाएं मिलती रहीं। एक रास्ता चुनने के बाद उसने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहां से कई रास्ते निकलते थे और ध्यान में बैठ गई। उसकी छाती धड़क रही थी, उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। बैठने के बाद ही उसे लगा कि उसके शरीर में थकान छा गई है। उसे सोए हुए कई महीने हो चुके थे। यहां तक कि लियोनेल, जिसकी आत्मा इतनी प्रबल थी, भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। इस पूरे समय वह इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अपनी क्षमता पर निर्भर रही थी। जब भी उसे अत्यधिक थकान महसूस होती, वह अपनी आत्मचिकित्सा क्रिया को सक्रिय कर देती और उसे दूर कर देती। लेकिन उसे लंबे समय से लगातार कम लाभ मिल रहा था। आयना ने आह भरी, अगर वह यहां होता। एना ने अचानक गुस्से से अपना सिर हिलाया। जोन में साथ बिताए समय के दौरान आयना लियोनेल की नींद में ध्यान लगाने की क्षमता पर निर्भर रहने की आदी हो गई थी। वह हमेशा से एक बेहतरीन स्काउट रहा था, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ वह खुद थी। ध्यान दो, आयना। जिस क्षण तुमने अपना मुखौटा उतारने का फैसला किया, तुमने वह जीवन पीछे छोड़ दिया। आयना ने झट से आंखें खोली, अपनी थकान दूर करने की कोशिश करते हुए। उसने अपने होंठ जोर से काट लिए। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर लियोनेल यहां होता, तो वह उससे कहता कि वह उनके साथ अब से बेहतर व्यवहार करे। उसने अपने हाथ में लाल शीशी की ओर देखा। ये शीशी वेरेंट जोन का सबसे बड़ा खजाना थी। उसकी समझ के अनुसार यह एबिस पैंथर नामक एक जानवर का खून था। एबिस पैंथर एक 5वें आयाम का जानवर था जो अगले 1000 सालों में टेरन पर जन्म लेगा। इसका मतलब था कि वर्तमान अस्तित्व में उसके अस्तित्व का एकमात्र उदाहरण फिलहाल आयना की हथेली में था। ये वेरिएंट जोन का जादू था। हर विकास के बाद हर दुनिया में रहस्यमय और शक्तिशाली जानवर पैदा होंगे। पृथ्वी पर भी जल्द ही कुछ ऐसे ही जानवर पैदा हो जाएंगे। उन विकसित प्राणियों में से कुछ इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि पूरे ब्रह्मांड में अपना नाम बना लेंगे। तभी उनका नाम सबके कानों में गूंजेगा। हालांकि एबिस पैंथर इस स्तर का नहीं था। दरअसल हो सकता है कि वह कभी पैदा ही न हो। एक संभावना ये भी थी कि वह कभी पैदा ही ना हो और उसका भविष्य वंश अभी और यहीं आयना के हाथों खत्म हो जाए। एना हिचकिचाए। इस शीशी के साथ कोई भी जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया था। हालांकि अगर वह इसे अभी निगल लेती, तो उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाता और वह कुछ ही महीनों में चौथे आयाम में आसानी से प्रवेश कर पाती। यदि अन्य लोग एना के विचार सुने तो वे सोचेंगे कि वह पागल है। ब्रह्मांड में अनगिनत जादुई प्रणालियां थीं। बेशक उनमें से एक में शक्तिशाली जानवरों का खून पीना भी शामिल था, लेकिन यह स्थिति बिल्कुल अलग थी। एक तो यह 5वें आयाम के एक जानवर का खून था, जबकि आयना अभी भी 3रे आयाम में थी। उसके और इस जानवर के बीच पूरे 2 निर्णायक क्षण थे। इसके अलावा रक्त सेवन को एक अपरंपरागत तरीका माना जाता था। यह हमेशा अपने पीछे छिपे खतरे और चोटें छोड़ता था। यहां तक कि उन दुर्लभ मामलों में भी जहां ऐसा नहीं होता था, यह व्यक्ति को एक निश्चित स्तर की शक्ति से बांध देता था। इसलिए रक्त सेवन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर भी आयना के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसे इस सब की कोई चिंता नहीं थी। और यह निश्चित रूप से अज्ञानता के कारण नहीं था। आयना के पास आश्वस्त होने का कारण था। उसकी क्षमता उपचारात्मक श्रेणी में आती थी, फिर भी वह खुद के अलावा किसी और को ठीक नहीं कर पाती थी। यह एक सीमित और बेकार क्षमता लगती थी, हालांकि असल में यह बिल्कुल उलट थी। आयना के जीन मूल्यांकन में उसे 5 सितारा स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उसकी क्षमताएं आत्मचिकित्सा से संबंधित थीं। दोनों एक दूसरे से संबंधित थीं। आयना के इतने आत्मविश्वास का कारण ये था कि उसकी क्षमता उसे अपने शरीर पर लगभग असीमित नियंत्रण प्रदान करती थी। अपने शरीर से उसे जो भी लाभ मिल सकता था, वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज्यादा था। वह अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी पूरे नियंत्रण के साथ नियंत्रित कर सकती थी। यदि वह इस रक्त का सेवन करती है, तो न केवल वह ये सुनिश्चित कर सकती है कि कोई समस्या नहीं रहेगी, बल्कि उसे उसी रक्त का सेवन करने वाले अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक लाभ होगा। हालांकि ये केवल एक कारण था जिसके कारण उसने ऐसा करने का साहस किया। संपर्क टॉस।